तो हमारा जो, मैं पहले से शुरू से करता हूँ, अब वापस बताता हूँ कि इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का। तो एनिमल्स का कंजर्वेशन का मतलब होता है उनको सुरक्षित करना, बचाना। तो प्लांट्स और एनिमल्स को बचाया जाएगा क्योंकि प्लांट्स कम हो रहे हैं, एनिमल्स भी कम हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, प्लांट्स की कटाई हो रही है। तो उनको सुरक्षित कैसे कराएं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ें। तो एक एग्जांपल, पहली बूंदों का करके एक दो जने हैं, उनको सम एग्जांपल लेके समझाया है और कुछ नाम दिए हैं। वो विजिट गए, घूमने गए, जैसे भरतपुर सेंचुरी, भरतपुर में एक सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है, वहां गए। और काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकोटोको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व। इन एग्जाम्पल के द्वारा तुम्हें ये बताया गया है कि कुछ अलग अलग एरिया बनाए गए हैं, जैसे सेंचुरीज या फिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व। ये सब क्या है, ये हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सेंचुरी क्या है, नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। और यहाँ पे क्या है कि इनको प्लांट्स और एनिमल्स को काटने, एक एरिया है पूरा, ये एक बड़ा एरिया होता है जो क्या किया जाता है कि उसमें कानून बना के गवर्नमेंट करती है कि वहाँ पे प्लांट्स को बचाया जाए, कोई कटाई नहीं होगी वहाँ पे, और वहाँ पे एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हम इस चैप्टर में वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट का कम घटना, और ये क्यों हो रहा है उसके कारण हम देखेंगे। पेड़ों की संख्या कम हो रही है, फॉरेस्ट डे बाय डे कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको चैप्टर को रीड करते हैं। क्या है? ए ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हमारे जो अर्थ है उन पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। दे आर एसेंशियल फॉर द वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स है ना, वो बहुत ही एसेंशियल मतलब जरूरी होते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए। टुडे ए मेजर थ्रेट्स टू सर्वाइवल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। तो सारे जीवों के जिंदा रहने, जीवित रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो सबसे बड़ा खतरा, जो थ्रेट्स हैं, वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगल कम हो रहे हैं, धीरे धीरे जंगल कम हो रहे हैं। We know that deforestation means clearing of forest। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि फॉरेस्ट का क्लियर होना, मतलब उनका कम होना। एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पज। तो जो फॉरेस्ट को काट कर जो साफ किया जाता है उससे जंगल कम हो रहे हैं, और वो जो जमीन है, वो जो लैंड है, उसको दूसरे पर्पज यानी दूसरे कामों के लिए यूज दिया जा रहा है। समझ गए ना? डिफॉरेस्टेशन में जो जंगल है उसको काट कर उसकी जमीन को दूसरे कामों के लिए यूज ले रहे हैं। अगला, ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज मेंशन बिलो। तो ट्रीज हैं, पेड़ जो फॉरेस्ट के हैं, वो काटे जा रहे हैं। तो वो क्यों? ये जो नीचे यहाँ पर बताए गए हैं, इन पर्पज के लिए। तो वो कौन कौन से? पहला, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए जमीन लेने के लिए। लैंड मतलब जमीन। तो खेती करना है, जंगल में अब नई नई जमीन चाहिए, तो जंगल को काट कर खेती कर रहे हैं। बिल्डिंग हाउस एंड फैक्ट्रीज, हाउस और फैक्ट्री बनानी है, जमीन नहीं है, तो जंगल को काट के वहां पे नए घर बना रहे हैं, नई फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल, फर्नीचर बनाना अलग अलग प्रकार के। तो फर्नीचर बनाने के लिए भी लकड़ी कहाँ से आती है? वो फिर जंगल से लेते हैं, है ना। और फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, जलाने के लिए, जलाने के लिए भी लकड़ी ले रहे हैं, तो वो कहाँ से ले रहे हैं? फॉरेस्ट से ले रहे हैं। So some natural causes for deforestation are forest fires and several droughts। और कुछ नेचुरल जो कारण है वो क्या है? फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाती है। आग लगने से भी क्या हो रहा है? पेड़ कम होते जा रहे हैं। और सीवियर ड्रॉट्स, सीवियर ड्रॉट्स मतलब अकाल पड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो ज्यादा अकाल पड़ेंगे तो भी पेड़ की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए ना इस बात को? अब देखते हैं आगे डिफॉरेस्टेशन की कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है डिफॉरेस्टेशन से, क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, पहली वो जो का एग्जांपल है, वी कॉल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन, उससे क्या प्रभाव पड़ता है डिफॉरेस्टेशन से? पहला, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ता है। अब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे,
तो फिर अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, वो बढ़ेगा। दूसरा, पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ेगा, वहां पे प्रदूषण भी बढ़ेगा जमीन पे। पॉल्यूशन कम कैसे, पेड़ पेड़ क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ले लेते हैं, है ना, और पॉल्यूशन कभी कम करते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन से गैस का लेवल बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, है ना, इन द एटमोस्फियर। तो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को तुमने देखा होगा फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है, फॉरेस्ट लेते हैं, मतलब पेड़ पौधे लेते हैं, और वो हमारे लिए क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये तुमने पिछली क्लासेस में देखा होगा। अब यही बात है कि पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है, जमीन के पानी का लेवल, वो और ज्यादा नीचे चला जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, जो नेचर का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of tree continue, अगर पेड़ों को काटना कंटिन्यू रहा तो क्या होगा, rainfall and the fertility of the soil will decrease। तो बारिश भी नहीं होगी, rainfall मतलब बारिश, वो भी नहीं होगी, और जो मिट्टी है, सोयल है, सोयल की फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है उपजाऊपन, तो सोयल की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घट जाएगी। ओके, moreover there will be increased chance of natural calamities। तो इससे क्या होगा, नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है जो प्राकृतिक जो घटनाएं होती है ना, जो बुरी घटनाएं, जिसको कैलामिटीज कहते हैं, जैसे फ्लड, बाढ़ आना, ड्रॉट, अकाल आना, ये सब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis। अभी मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स किस लिए यूज लेते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। Fewer trees would means that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the atmosphere। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब थोड़ी सी बढ़ेगी, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता है। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। वार्म का मतलब तो पता ही है कि गर्म होना होता है, ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया, तो दुनिया गर्म हो रही है, तो पूरी दुनिया यानी कि पूरी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा। इस कारण बढ़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि ट्रैप करती है हीट को। ट्रैप मतलब पकड़ना, उसको फांसना। तो जो हीट है, जो हमारी अर्थ से जो हीट जो अंतरिक्ष में वापस से जा रही होती है, उस जो हीट रेस को क्या करती है, वो रोक लेती है, अर्थ से बाहर जाने नहीं देती। तो जो हीट रेज जो रिफ्लेक्टेड होती है अर्थ से, उसको ट्रैप कर देती है, रोक देती है कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होगा कि पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो उससे क्या होगा कि जो अर्थ का जो वाटर साइकिल है वो भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी बिगड़ जाएगा। एंड में रिड्यूस रेनफॉल, और बारिश भी कम होगी। दिस कुड कॉज ड्रॉट्स। तो बारिश कम होगी तो क्या होगा, ड्रॉट मीन्स अकाल, अकाल बढ़ जाए, अकाल होगा, बारिश नहीं होगी। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टी। डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा कि जो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी चेंज हो जाएगी। सॉइल की प्रॉपर्टी का मतलब हमारे जो सॉइल है, मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता, पौधे उगेंगे नहीं ज्यादा, है ना, तो जो मिट्टी में जो एसेंशियल तत्व, जो हमारे जरूरी तत्व चाहिए, उनमें कमी हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। मिट्टी का जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा।
then physical property of the soil get affected by plantation and vegetation. जो पौधे लगाते हैं ना उसको कहते हैं प्लांटेशन, है ना, तो उससे क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी है वो प्रभावित हो जाएगी। तुमने पिछली 7th क्लास में पढ़ा भी होगा कि ट्री प्रिवेंट सॉइल इरोशन, पढ़ा होगा, जो पेड़ है वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। सॉइल इरोशन का मतलब होता है मिट्टी का कटना, तो ट्री रोक लेते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोशन, जब पेड़ कम हो जाएंगे, फ्यूअर मतलब कम, तो उससे क्या होगा, सॉइल इरोशन बढ़ जाएगा, मिट्टी ज्यादा कटेगी। यानी कि बाढ़ आ रहा है, पानी आ रहा है, तो पानी के साथ मिट्टी बह जाएगी सारी। पेड़ पौधे क्या करते हैं कि उस मिट्टी को रोके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो सारी मिट्टी चली जाएगी, और मिट्टी जाएगी तो उसके ऊपर ज्यादा जितना भी ह्यूमस है, जितना भी उपजाऊ जो तत्व है वो भी साथ में बह जाएंगे। तो रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो सॉइल की जो टॉप लेयर है, ऊपर की लेयर, उसके चले जाने से क्या होगा कि उसकी जो लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर है वो निकल आएगी, बाहर आ जाएगी। यानी ऊपर की जो उपजाऊ परत है वो तो चली गई, अब नीचे की जो हार्ड चट्टान है वो आएगी, और वहां पे कुछ उगता नहीं है, वो फर्टिलाइज होती नहीं है। दिस सॉइल हैज लेस ह्यूमस, तो इस प्रकार की मिट्टी में ह्यूमस कम होगा और वो उपजाऊ भी कम होगी। Gradually the fertile lands get converted into desert, तब से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसा अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो जो फर्टाइल लैंड, क्या फर्टाइल, फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ का मतलब पता है, हाँ उपजाऊ, जहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, आसानी से उग जाते हैं, मतलब पेड़ पौधों के उगने के लिए की मिट्टी वो फर्टाइल होती है। और जो फर्टाइल नहीं है, फर्टाइल नहीं है का मतलब है वहाँ पेड़ पौधे सही से उगेंगे नहीं, मिट्टी वहां पे नहीं होगी। इससे क्या होगा कि वहां पे डेजर्टिफिकेशन होगा, यानी कि वहां पे डेजर्ट बढ़ जाएंगे। डेजर्ट का मतलब तो जानते हो ना, डेजर्ट होता है ये हमारा जो एरिया है, ये डेजर्ट एरिया कहलाता है, मरुस्थल, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, या पेड़ पौधे नहीं होते। ओके, तो डिफॉरेस्टेशन आल्सो लीड्स टू डिक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। तो डिफॉरेस्टेशन से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिट्टी की, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो मिट्टी जो पानी को पकड़ के रखती है उसकी क्षमता भी घट जाएगी जब पेड़ नहीं होंगे। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सोइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, सोइल सरफेस से जो ग्राउंड में जाने वाला जो मूवमेंट है पानी का, वो भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, तो पानी को भी पकड़ के रखते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी। पानी रहेगा तो धीरे धीरे रिस कर वो नीचे ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड में जाएगा तो जमीन में पानी का स्तर बढ़ता है। लेकिन जब पेड़ नहीं होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी नहीं, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं रहेगी तो ग्राउंड वाटर लेवल भी नीचे जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। तो देर आर फ्लड्स, तो वहां पे क्या होगी, बाढ़ आती है। पेड़ पौधे नहीं होते तो वहां फ्लड आती है, बाढ़ आती है। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट्स, टेक्सचर्स, ये सभी चेंज हो जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, न्यूट्रिएंट्स मतलब उपजाऊ जो तत्व हैं वो, और सोइल की जो संरचना है, टेक्सचर है, वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये डिफॉरेस्टेशन से ये प्रभाव पड़ता है। 7th क्लास में पढ़ा होगा कि वी गेट मैनी प्रोड्यूस फ्रॉम फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। ये 7th क्लास में तुमने पढ़ा भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। तो इन सब की क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, कमी हो जाएगी जब हम पेड़ों को काटेंगे। ओके, ये एक्टिविटी है 7.2। इसमें ये बताया है कि एनिमल लाइफ इज आल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन। अभी तक हमने प्लांट्स की बात की, अब एनिमल लाइफ भी डिफॉरेस्टेशन से अफेक्ट होती है। हाउ, कैसे, और लिस्ट द पॉइंट, इसके बारे में तुम्हें डिस्कस करना है। तो सोचना कि एनिमल लाइफ कैसे कमी होती है, एनिमल्स को क्या क्या चीजें मिलती है डिफॉरेस्टेशन से। उनको आश्रय मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, खाना मिलता है, फूड मिलता है, वो सब चला जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाए, कंजर्व मतलब उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। इसके लिए डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है,
यानी कि पेड़ों की कटाई को हमें रोकना है। तो इसके लिए अलग अलग बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क मैंने भी तुम्हें बताया, तो वो सारे डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वो इसी के बारे में है। क्या क्या है यहाँ पे, ये पहेली और बुझो के तरह से एग्जाम्पल के रूप में लिया गया है कि वो प्रोफेसर अहमद के साथ घूमने गए, है ना, और कैसे। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ये वर्ड, ये होता क्या है तो एक बार ध्यान से देखो। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का वो पार्ट है इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, जहाँ पे जो जीवित जो जंतु है वो रहते हैं, और विच सपोर्ट लाइफ, और जो जीवन को सपोर्ट करते हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ये दो वर्ड आते हैं यहाँ पे, बायोस्फीयर भी आता है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, ये दूसरा वर्ड एक हो रहा है, ये भी ध्यान में रखना। दोनों में क्या आता है, बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर वो है जहाँ पे जीवित जंतु रहते हैं और वो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वहाँ की लाइफ को वो सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का मतलब जंतु, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जंतु, ठीक है ना। और बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु। वैरायटी, यहाँ पे एक वर्ड है ना वैरायटी, वैरायटी का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु है वो उस जगह पे रहते हैं, जिससे बायो डाइवर्सिटी बनती, और उनका आपस का रिलेशनशिप, इंटर रिलेशनशिप वो उसमें, और रिलेशनशिप साथ में एनवायरमेंट के साथ वो शामिल होता है। यानी बायोडाइवर्सिटी में अलग अलग प्रकार, क्या इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब वातावरण, वातावरण के साथ उसका रिलेशनशिप होता है उन जीव जंतुओं का, अपने आसपास के वातावरण के साथ संबंध होता है। रिलेशनशिप मतलब संबंध होता है, तो आसपास के वातावरण के हिसाब से जीव जंतुओं में परिवर्तन भी आते हैं, वो उसी हिसाब से रहते हैं, और जीव जंतु भी आपस में एक दूसरे से आपस में संबंध रखते हैं, तो वो एक बायोडाइवर्सिटी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोफेसर अहमद का एग्जांपल लेके है कि ये बायोस्फीयर रिजर्व गए हैं, और पहली भुजो और उनकी क्लासमेट्स को लेके, और उसका नाम है जैसे एग्जांपल के रूप में बताया पंचमढ़ी, ये जो एग्जांपल है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये एक रिजर्व है बायोस्फीयर रिजर्व जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो वहां पे गए हैं वो, और ही नो दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन पीक्स। तो वहां पे जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो किसके जैसे सिमिलर हैं, जो अपर हिमालय, हिमालय की जो ऊपर की चोटियां है ना उनके सिमिलर है। एंड टू दोज बिलोंगिंग टू द लोअर वेस्टर्न घाट, लोअर वेस्टर्न घाट से भी उसको बिलोंग करते हैं। और प्रोफेसर अहमद बिलीव दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड देयर इज यूनिक, वहां पे बायोडाइवर्सिटी एक प्रकार की यूनिक, अलग तरह की अपने आप में अलग है वो बायोडाइवर्सिटी, कहाँ की, पंचमढ़ी। ही रिक्वेस्ट महज जी ए फॉरेस्ट एम्प्लॉय, उसको रिक्वेस्ट किया कि वो क्या करे, चिल्ड्रंस को गाइड करे बायोस्फीयर रिजर्व देखने। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व में घूमते हैं, ये सब उसके एग्जाम्पल के रूप में तुम्हें समझाया गया है। तो यहाँ एक वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम भी ध्यान में रखना, ये फ्लोरा एंड फना, ये ध्यान में रखना फ्लोरा एंड फना क्या है। तो टू प्रोटेक्ट अवर फ्लोरा एंड फना एंड देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरिया आर कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन earmarked। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, फ्लोरा और फना, फ्लोरा और फना पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को कहते हैं। फ्लोरा और फना को यानी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए, है ना, जो हैबिटेट्स बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहलाते हैं, नेशनल पार्क कहलाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। इस तरीके से अलग अलग उनको नाम दिए गए। जैसे यहाँ पे अलग अलग ये इनके बारे में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फेलिंग ट्रीज, हंटिंग, पोचिंग आर प्रोहिबिटेड देयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये सब बंद है, प्लांटेशन करना, कल्टीवेशन खेती करना, ग्रेजिंग मतलब वहाँ पे चराना,
और पेड़ों को काटना, शिकार करना, हंटिंग, पोचिंग, ये सभी क्या है, प्रोहिबिटेड, मतलब मना है, वहां नहीं कर सकते आप, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है ना। अब ये देखो, एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस एंड देयर हैबिटेट्स, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ गया। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सारे जो है, इन सब की डेफिनेशन तुम्हें अलग अलग लिखनी है और ध्यान में रखनी है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की क्या डेफिनेशन है, नेशनल पार्क की क्या डेफिनेशन है, और बायोस्फीयर रिजर्व की क्या डेफिनेशन है। ठीक है। और ओनली जिसको प्रोटेक्टेड एरिया कहते हैं वो क्या क्या होता है, ओनली प्रोटेक्टेड एरिया वो होते हैं जहाँ पे प्लांटेशन और ग्रेजिंग और ये हंटिंग वगैरह सब मनाही होती है। और सेंचुरीज किसे कहते हैं, सेंचुरी वो होती है जहाँ एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। किसको, एनिमल्स को, उसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। जैसे टाइगर की सेंचुरी बना ली तो वहां पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, टाइगर की वहाँ हंटिंग वगैरह नहीं होगी, उनके हैबिटेट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हैबिटेट्स मतलब जहाँ वो रहते हैं उस जगह को। नेशनल पार्क किसे कहते हैं, तो नेशनल पार्क में वहाँ की पूरी जंगली जीवन, जो वाइल्ड लाइफ है, उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु सब शामिल है। ठीक है ना। और वहाँ के नेचुरल रिसोर्स भी शामिल है, वहाँ पे पाए जाने वाले नदी, तालाब, सभी सभी उसमें शामिल है, तो वो नेशनल पार्क होता है। और बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, तो बायोस्फीयर रिजर्व ये है कि लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया होता है ये और इसमें वाइल्ड लाइफ को पूरी को सुरक्षित किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है, प्लांट्स का कंजर्वेशन है, प्लांट के साथ में एनिमल्स का भी है, एनिमल्स के साथ में वहां पे रहने वाले जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, और उनकी जो जिंदगी है उनको भी प्रिजर्व किया जाता है, तो वो पूरा बायोस्फीयर रिजर्व होता है। समझ गए, ये डेफिनेशन है तीनों, ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ये महाजी जो गार्ड थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया चिल्ड्रंस को कि वहाँ पे क्या है, फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट टू एफर्ट, सोसाइटी, गवर्नमेंट एजेंसीज ऑल्सो टेक केयर। तो इन सबको कौन टेक केयर करती है, कौन उसकी देखभाल करती है, फॉरेस्टर एनिमल्स की गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, सोसाइटीज करती है अलग अलग। और गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ पे रूल्स बनाती है, मेथड बनाती है, पॉलिसी बनाती है, नियम बनाती है कि वहाँ कैसे प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है उनको, वाइल्ड लाइफ को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन सब, ये सब क्या है, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं कंजर्वेशन करने के लिए प्लांट्स और। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही, और अगली जो मीटिंग होगी उसमें सारे ज्वाइन करना है इसको। ओके, अभी मैं मीटिंग एंड करता हूँ। समझ में आ गया हाँ तुम्हें? सर, हाँ सर, अच्छे से।